आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था एशियन ओलंपिक के बारे में। एशियन ओलंपिक के बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी। उसके बाद एशियन ओलंपिक में कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि यूज होते थे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका मीनिंग जो है अलग अलग रहता था, तो उसको हमको जानना जरूरी है क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ ग्रीक को पढ़ा था। हिस्ट्री ऑफ ग्रीक से पढ़ने के बाद इसी में से एक ओलंपिक, अर्ली एथेंस पीरियड में ओलंपिक का भी हुआ, जिसको हम एशियन ओलंपिक बोलते थे। तो चारों काल को हमने पढ़ा अच्छे से। होमरिक पीरियड, स्पार्टा पीरियड, अर्ली एथेंस, लेटर एथेंस पीरियड को। ठीक है, इसमें जो जो एक्टिविटी, जो जो मूवमेंट हुए थे उसको हमने डिटेल्स में देखा है। ठीक है। अर्ली एथेंस पीरियड, देन पैन हेलेनिक गेम देखे, इसमें भी चार गेम थे: ओलंपिक, पाइथियन, इस्थीमियन और नीमियन गेम। उसके बाद ओलंपिक गेम में हमने थोड़ा सा शॉर्ट में देखा था। पाइथियन गेम में भी वैसे शॉर्ट में देखे थे, और स्टीमियन गेम में भी देखे थे, और नीमियन गेम में भी। उसके बाद लेटर एथेंस पीरियड को भी हमने देखा था कि इस काल में क्या क्या मूवमेंट, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें इन्वेंशन हुआ। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन था, मेडिकल एक्सरसाइज को कौन लाया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे दिया गया। ठीक है, इस काल को हम फिलोसफर युग भी कहते हैं, दार्शनिक युग जिसको बोलते हैं, या गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है। एशियन ओलंपिक के बारे में हमने बात की थी डिटेल्स में, कौन कौन से मूवमेंट कहाँ कहाँ पर हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्ट अबाउट एशियन ओलंपिक गेम, कि क्या क्या चीजें इसमें हुई थी। ठीक है। तो इन चीजों को याद रखने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि वो डिटेल्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन ऑप्शन दे रहे हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुका है। ठीक है। तो फैक्ट अबाउट एशियन ओलंपिक के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इसमें देखिए पहला जो स्लाइड हमने स्टार्ट किया है, इसमें लिखा गया है ओलंपिक खेलों के 4 वर्ष की अवधि को ओलंपियाड कहते हैं। ठीक है, कि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम सरसरी निगाह से देखेंगे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ चुका है। लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है। तो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक, मतलब कि 4 वर्ष की अवधि को हम क्या बोलते थे, ओलंपियाड के नाम से हम जानते थे। ठीक है। ओलंपिक खेलों की दर्शक दीर्घा, दर्शक दीर्घा मतलब कि जो अपराधी तथा महिला को खेलों में भाग लेना वर्जित था। खेलों में सभी खिलाड़ी निवस्त्र भाग लेते थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता था, कभी भी पूछ देगा कि खेलों में सभी खिलाड़ी निवस्त्र भाग लेते थे या नहीं लेते थे, तो आपको उसको ध्यान में देखते हुए रखना है कि निवस्त्र भाग मतलब बिना कपड़ों के वो क्या करते थे, खेलों में भाग लेते थे। विजेता खिलाड़ियों को जैतून की टहनियां का क्राउन, जिसको हम मुकुट बोलते हैं, देकर सम्मानित किया जाता था। उसके बाद ओलंपिक खेलों के निर्णायक को हेलेन डिकाई के नाम से जानते थे। हेलेन डिकाई के नाम से जानते थे, कि जो उसमें निर्णायक ऑफिसियल जो रहते थे क्या बोलते थे उनको हम, हेलेन हेलेनो डिकाई के नाम से हम उनको संबोधित करते थे। ओलंपिक खेलों के उद्घोषकों को स्पॉन्डी फ्यूरी के नाम से हम जानते थे। ये याद रखिएगा कि जो उद्घोषक रहते थे उसको हम क्या बोलते थे, स्पॉन्डी फोरिस के फ्यूरी के नाम से हम जानते थे। पिंडार नामक एक कवि था जो विजेताओं के सम्मान में कविताएं गाता था। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जो विजेताओं के सम्मान में जो गाना जो गाते थे उनको क्या था, या कवि का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कि पिंडार नामक जो कवि थे वो विजेताओं के सम्मान में कविताएं गाते थे। ठीक है। उसके बाद फिडियास नामक एक मूर्तिकार था जो कि विजेताओं के, जो विजेता होते थे उसका क्या बनाता था, संगमरमर की मूर्ति उसके लिए बनाता था। ठीक है। उसके बाद फेरनेस फीमेल इंटर्ड इन ओलंपिक हर्सन पीसी डोरस बॉक्सर। ठीक है, मतलब कि इसमें हमने दूसरी लाइन में हमने देखा है कि महिलाओं का क्या था, जाना वर्जित था। ठीक है, महिलाओं को खेल में भाग लेना वर्जित था, और देखना भी शायद वर्जित था उसमें। लेकिन एक फेरिनाइज फीमेल थी जो कि ओलंपिक में क्या की थी, इंटर्ड की थी, मतलब कि ओलंपिक में वो
देखने चली गई थी, जो कि ये अलाउ नहीं था। उसका एक बेटा था, जो कि नाम उसका फिडोरस, जो कि एक बॉक्सर था। ठीक है। इसको, जो इसकी माँ थी, इसको पनिशमेंट दिया जाता, लेकिन इसको माफ कर दिया गया, क्योंकि इसका जो बेटा था बॉक्सर, वो ओलंपिक पदक विजेता बना, इसलिए इसके मदर को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया गया। उसके बाद ओनली वन फीमेल कैन इंटर इन द टेम्पल, टेम्पल, जिसको हम बोलते थे पेरिएस्ट, और वर्शिप कॉल्ड डेमेट्रा। ये डेमेट्रा नाम से एक फीमेल थी, जो कि पुजारन थी, जो जियस देवता के मंदिर में क्या करती थी, पूजा करती थी। ठीक है, डेमेट्रा नाम था उसका, जो कि क्या थी, पुजारन थी। वो जियस देवता के मंदिर में पूजा करती थी। केवल एक ही ऐसी फीमेल थी, जो कि ओलंपिक गेम में क्या करती थी, अपनी सहायता या तो श्रद्धा भाव से जियस देवता की पूजा करती थी। ठीक है। उसके बाद सम टर्म यूज्ड इन एशियंट ओलंपिक गेम, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको इसको पढ़ना जरूरी, क्योंकि इसमें से एक पैलेस्ट्रा करके बताया था कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। तो इस तरीके से आपको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा, ये आपको पता नहीं है। तो आपको सारी चीजों को डिटेल्स में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, तभी आज के समय में किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो एल्टिस था, जो कि हमने बात किया था कि एक एक प्रकार की घाटी है, जिसको इंग्लिश में हम ग्रोव बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एल्टिस जो कि एक घाटी थी। एथलीट, वन दैट इज इन कंपटीशन फॉर ए प्राइज, मतलब कि एथलीट उसको बोलते थे, जो कि प्रतियोगिता में प्राइज को पाने के लिए क्या करता था, भाग लेता था। एथलॉन का मतलब होता है प्राइज। एथलॉन मतलब प्राइज। एथलीट मतलब कि ऐसा कंपटीटर जो कि प्राइज के लिए कंपटीशन में भाग लेता है, और एथलॉन का मतलब क्या होता है, प्राइज से। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन। उसके बाद एथलॉस, एक तो हो गया एथलॉन, जिसका मतलब होता है प्राइज। दूसरा होता है एथलॉज, टूर्नामेंट और कॉन्टेस्ट, मतलब कि प्रतियोगिता। देखो, इसी तीनों चीजों से आ गया कि एथलीट मतलब कि कंपटीटर, उसके बाद एथलॉन मतलब प्राइज, और एथलॉस मतलब टूर्नामेंट। मतलब कि एथलीट मतलब ऐसा नहीं कि केवल रनिंग करने वाला, या रनिंग जंपिंग, ऐसा नहीं। उसमें जितने लोग पार्टिसिपेट करते थे, सारे को क्या बोलते थे, एथलीट के नाम से, चाहे वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा हो। ठीक है। तो एथलीट, एथलॉन और एथलॉस, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट है। रेट का मतलब कि एक ही चीज के लिए ये बने हुए हैं। जैसे कि एथलीट क्या हो गया, कंपटीटर, एथलॉन हो गया प्राइज, और एथलॉस हो गया टूर्नामेंट। ठीक है, टूर्नामेंट में प्राइज लेने के लिए भाग लेने वाला व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद डेक्रम, ये एक यूनानी मुद्रा है। ग्रीक गेस्चर भी आप बोल सकते हो, कहीं अगर देगा तो ग्रीक ग्रीक गेस्चर पे भी आप टिक कर सकते हो। 10 ड्रैकमाई के नाम से जानते हैं, या तो यूनानी मुद्रा हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या तो ग्रीक गेस्चर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। फिर डेवलॉस क्या होता है, अ फुट रेस इक्वल टू टू लेंथ ऑफ द स्टेडियम। ठीक है, टू अ फुट रेस इक्वल टू टू लेंथ ऑफ द स्टेडियम। स्टेडियम हमने बात की थी, स्टेडियम क्या था, कि एक एक दूरी रहती थी, जिसमें क्या करते थे, फुट रेस हम करते थे। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद ये समझ में आना है कि आया कि नहीं, डेवलॉस का मतलब क्या होता है, अ फुट रेस इक्वल टू टू लेंथ टू द स्टेडियम। स्टेडियम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जगह के आधार पर अलग अलग दूरी की दौड़, मतलब कि जगह के, मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग क्या है, प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह की दौड़। ठीक है, अलग अलग दूरी की दौड़। ठीक, उसमें क्या बोलते हैं, कवर अ डिस्टेंस, मतलब कि 7 से 24 स्टेड, इस स्टेट्स, मतलब कि आप बोल सकते हो 1400 से 2800 मीटर। 1400 से 2800 मीटर, या तो 7 to 14, सॉरी 7 to 24 स्टेडन, स्टेट्स, यस टी ए
DES। या तो आप अगर मीटर में बोलोगे तो 1400 से 2800 मीटर, और स्टैट्स में बोलोगे तो 7 to 24 स्टैट्स। ठीक है, एक इसका है डायलोस का। ठीक है, या डॉली कॉस्ट भी बोल सकते हैं, डॉली कॉस्ट। सॉरी, ये हो गया फुट रेस का। इसके बाद आएगा डॉली कॉस्ट जो है, या डिस्टेंस रेस वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और डिस्टेंस रेस वेरिंग फ्रॉम द प्लेस। ये जो मैं बताया हूँ 1400 से 2800, ये किसके लिए है? ये डेली कॉस्ट के लिए है। डेली कॉस्ट के लिए दोनों, 7 to 24 और 1400 to 28। ये जो डायलोश है, ये क्या है? अ फुट रेस इक्वल टू टेल लेंथ, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं दौड़ जो दो स्टेडियम के बराबर, दौड़ जो दो स्टेडियम के बराबर हो। ठीक है, इसको हम स्प्रिंट इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फुट रेस इक्वल टू टू लेंथ, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंट इवेंट। स्प्रिंट स्प्रिंट इवेंट के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, स्प्रिंट इवेंट। और ये क्या है? अ डिस्टेंस इज वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कि जगह के आधार पर अलग अलग दूरी की दौड़, जिसमें हम 7 to 24 स्टैट्स या तो 1400 to 28 मीटर हम रन करते हैं। ठीक है, ड्रेकामा। ड्रेकामा देखो, इसके बाद है ड्रेकामा का स्टैंडर्ड ऑफ ग्रीक करेंसी, मतलब कि ये एक ग्रीक की, यूनान की क्या है? करेंसी है। यूनान की क्या है? करेंसी है। ठीक है, यूनान की करेंसी बोली जाती है। ड्रोमोस। ड्रोमोस क्या है? रनिंग प्लेस और रेस कोर्स। ड्रोमोस और जिम्नेजियम का दोनों एक चीज है। ड्रोमोस और जिम्नेजियम, प्लेस टू हैक पीपल, है ना? सॉरी, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप मत देखिएगा। जिम्नेजियम का थोड़ा सा दिक्कत है, इसको आप कर दीजिएगा। इसको आप बंद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? ड्रोमोस जो है, ये रनिंग प्लेस और रेस कोर्स है। इसका क्या मतलब है? ड्रोमोस का मतलब कि एक प्राचीन ग्रीक मंदिर या मकबरे में जाने वाला एक एवेन्यू या मार्ग, विशेष रूप से स्तंभों या मूर्तियों की एक पंक्ति को हम बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। उसके बाद जिम्नेजियम क्या है? नंग नंग व्यक्तियों का स्थान, प्लेस टू नेक्ड पीपल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको लिख लेना। प्लेस, PLACED, प्लेस्ड टू नेक्ड, NAKED, नेक्ड पीपल। पीपल मतलब लोग, PEOPELE। ठीक है, नेक्ड पीपल। उसके बाद हेल्टेरस है। हेल्टेरस क्या है? जंपिंग वेट को बोलते थे। किसको बोलते थे? जंपिंग। हेल्टेरस मतलब जंपिंग वेट की हम जब बात करेंगे तो हेल्ट्रेस रहेगा। ठीक है, एक मिनट ना। हेल्ट्रेस क्या था? जंपिंग वेट को हम क्या बोलते थे? जंपिंग वेट को हम हेल्ट्रेस को हम जंपिंग वेट हम बोलते थे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, जंपिंग वेट। फिर हेलोनोडोकाई, जो हमने बोला था ग्रीक जग, हमने अभी जस्ट हमने बात किया कि जो वहाँ के ऑफिशियल रहते थे उसको हम क्या बोलते थे? हेलेनोडिकाई के नाम से हम डालते थे। हिमानेट्स क्या है? बॉक्सिंग ग्लव को बोलते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। हिमानटस के क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग ग्लव के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उस समय उसको बोलते थे। हिपोडोर्मस क्या है? रेस कोर्स फॉर हॉर्सेस, मतलब कि किसके लिए है? घोड़ों के लिए जो होता था उसको हम क्या बोलते थे? हिपोडर्मस। ठीक है, रेस कोर्स फॉर हॉर्स। इसी में एक चीज रहता था, होपला। होपला बोलता था। ठीक है, होपला, HOPLA। होपला क्या होता है? टूल्स और इक्विपमेंट को हम बोलते हैं। होपला क्या बोलते थे? टूल्स या इक्विपमेंट्स। टूल्स और इक्विपमेंट्स। टूल्स और इक्विपमेंट को हम होपला बोलते थे, HOPLA। ठीक है, फिर उसके बाद है होप होप लाइट। होप लाइट क्या है? आर्म्ड शोल्डर।
आर्म शोल्डर मतलब कि ड्राइव फ्रॉम होप्लॉन से लिया गया। किससे लिया गया है? HOPLON, होप्लॉन से लिया गया। कौन? आर्म्ड शोल्डर को हम बोलते थे। ठीक है, उसके बाद है हिप्पो डर्मस हो गया, हॉप लाइट हो गया। उसके बाद हम आएंगे हॉप्लीटोडोर्मस। हॉप्लीटोडोर्मस क्या है? ये रेसिन आर्मोर के नाम से जाते। क्या बोलते थे? रेसिन आर्मोर, या कवच के संग रेस। कवच के संग क्या? रेस करना, या तो फिर रेसिन आर्मोर। ठीक है, आर्मोर का मतलब होता है कवच के संग किसी भी दौड़ को करना। ठीक है, उसके बाद कैलेस है। कैलेस क्या है? हॉर्स रेस को हम बोलते थे कैलेस, KELES, कैलेस। नाइक क्या है? विक्टोरी, गॉडेस ऑफ विक्टोरी को हम क्या बोलते थे? नाइक बोलते थे। गॉडेस ऑफ गॉडेस ऑफ विक्टोरी, नाइक को। ठीक है, उसके बाद मतलब कि हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो विजेताओं की देवी, विजेताओं की देवी। ठीक है, पलेस्ट्रा, प्लेस ऑफ रेसलिंग। पहले वो उसको हम क्या बोलते थे? रेसलिंग। उसके बाद पैन क्रिएशन को क्या बोलते थे? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग। ठीक है, पैलेस्ट्रा मतलब कि रेसलिंग का मैदान। उसके बाद पैन क्रिएशन में कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट ऑफ रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, जहां की रेसलिंग और बॉक्सिंग का मिश्रित खेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैन क्रिएशन। पैंथियन क्या है? ऑल द गॉड्स, जिसको हम अभी पढ़े थे पैन हेलेनिक, जो बोले थे पैन हेलेनिक। तो पैन मतलब ऑल होता है, और थियन मतलब गॉड, मतलब कि ऑल द गॉड्स। पेरिडोनाइक क्या है? चक्र विजेता, मतलब कि सर्किट विक्टोरी, मतलब कि सर्कल विक्टोर भी बोल सकते हो, या तो सर्किट विक्टोरी मतलब कि एक प्रकार का राउंड में कोई चक्र वगैरह है, वो विजेता बोलते हैं। ठीक है, चक्र विजेता किसको? पेरियोडोनाइक। ठीक है, उसके बाद पुग्म मीन्स बॉक्सिंग को उसमें क्या बोलते थे? पुग्म बोलते थे। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुग्म को क्या बोलते हैं, तो बॉक्सिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेडियम, जो भी बताया, एक से दूसरे मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह की अलाइनर डिस्टेंस इक्वल टू 600 फीट, मतलब कि एक सीधी रेखा की दूरी जो कि 600 फीट के बराबर होती है। ठीक है, 600 फीट के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद तेथरी पॉन 4 हॉर्स कैरेट, मतलब कि इसमें ऐसा रहता है कि चार जो घोड़े रहते हैं उनका रथ या उनका रेस तुम बोल सकते हो, कि चार घोड़ों की दौड़। ठीक है, टेट्रा ड्रैकम क्या है? 4 ड्रैकमाई, मतलब कि जो दरहम था ना, 10 दरहम ऐसा करके, ये जो मुद्रा था, यूनानी मुद्रा था, उसको हम बोलते हैं टेट्रा ड्रैकम। उसको हम 4 दरकम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्डी फोरी, ये क्या बोलते हैं? अनाउंसर, जो उद्घोषक रहते हैं, उद्घोषक को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्डी फोरी को हम उद्घोषक बोलते हैं। ठीक है, पुगनस को क्या बोलते हैं? फिस्ट बोलते हैं। फिस्ट मतलब कि मुट्ठी बंद करना। ठीक है, पुगनस को क्या बोलते हैं? मुट्ठी बंद करना। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड PYX, मीनिंग विच क्लिंच्ड फिस्ट, बंधी हुई मुट्ठी के साथ। ठीक है, फिस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, यहाँ तक हमारा एशियन ओलंपिक चला। 394 BC लास्ट हमारा था एशियन ओलंपिक। उसके बाद 1503 साल बाद मॉडर्न ओलंपिक आया। कब? 1896 में, 1896 में मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि कितने साल बाद स्टार्ट हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1503 साल बाद मॉडल ओलंपिक क्या हुआ? स्टार्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक में क्या क्या चीजें हुई। तो ये हम स्टार्ट
करने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे कि मॉडर्न ओलंपिक में जब ये स्टार्ट हुआ उसके पहले पहले कौन सी घटनाएं हुई या क्या क्या चीजें करवाया गया या क्या क्या चीजें की गई। तो अप्रैल 1829 में फ्रांस के पुरातत्व, इसको हम बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है, ने ओलंपिया नगर में खुदाई शुरू की, मगर सही तरीके से खुदाई न होने के कारण कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो किसी भी प्रकार का इसमें ये टूर्नामेंट क्या है, स्टार्ट नहीं करा गया। ठीक है, उसके बाद प्राचीन चीजों को ढूंढने का कार्य 4 अक्टूबर 1875 की, मतलब कि 1829 में किया गया प्रयास, फिर से 4 अक्टूबर 1875 को जर्मनी जर्मनी के पुरातत्वों ने किया। इसका श्रेय आर्नेस्ट कार्टियस जर्मनी, ठीक है, ये आर्कोलॉजिस्ट थे, को दिया गया। मतलब कि खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि एशियन ओलंपिक में दबी हुई थी, उसके बाद आर्नेस्ट कार्टियस नामक को दिया गया। मतलब कि श्रेय किसको गया, जो जर्मनी के आर्कोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेता थे, उन्होंने क्या किया, चीजों को ढूंढने का कार्य स्टार्ट किया। ओलंपिया की खुदाई में अर्नेस्ट कार्टियस का उल्लेखनीय सफलता मिली। खुदाई के परिणाम स्वरूप अनेक प्राचीन अवशेष मिले। ठीक है, जो भी पूर्व में चीजें दबी रही होंगी, क्योंकि उस समय भूकंप आया था। तो थियोडिस फर्स्ट और सेकंड ने क्या किया था, थियोडिस फर्स्ट ने क्या किया था कि ओलंपिक को बंद करवाया था, और दूसरे ने क्या किया था, ओलंपिक में जो स्टेडियम था उसको ध्वस्त करवाया था। बचा कुचा जो चीजें थी वो कहाँ पे हुई, भूकंप के आने से सारी चीजें क्या हुई, ध्वस्त हो गई। जब ध्वस्त हुई तो चीजें क्या हुई, जमीन के अंदर समा गई। तो उसको जब खुदाई हुआ तो उस अवशेष कुछ मिले जो ओलंपिया के तत्कालीन महत्व के प्रत्यक्ष प्रदर्शित करती है। मतलब कि ऐसा था कि उस समय चीजों को किया गया। मतलब कि पिछला जो एशियन ओलंपिक था उसके बारे में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, कुछ ऐसे चीजें मिली जिससे लगा कि हाँ, जो पुरानी चीजें थी, खुदाई हुई थी, उसमें उन चीजों को स्टार्ट करने के लिए फिर से हाथ बढ़ाया गया। इस खुदाई की सफलता के साथ ही विश्व के लोगों में ओलंपिक के प्रति रुचि जागृत हुई। ठीक है, कौन सी खुदाई के, आर्नेस्ट कार्टियस ने जर्मनी में जो खुदाई करवाई थी, कब, 4 अक्टूबर 1875 को। ये याद रखना कि आर्नेस्ट कार्टियस ने कब खुदाई करवाई थी, 4 अक्टूबर 1875 को। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार ओलंपिक को पुनः शुरू करने की गूंज चतुर्दिक होने वाली ओलंपिक खेलों को पुनः शुरू करने की मांग करने वाले लोगों में कतिपय समकालीन विचारक, जीन जैक्स रूसो, गारफील्ड, बेल्डो, हैरो आदि भी सम्मिलित थे। मतलब आर्निस कार्सस के साथ ये लोग भी क्या थे, एक्टिव थे। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक नगर की खुदाई एवं अवशेष के अध्ययन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब कि इस खुदाई के बाद क्या हुआ, आधुनिक ओलंपिक खेलों का मार्ग प्रशस्त प्रशस्त किया। मतलब कि प्रस्ताव रखा गया कि अब ओलंपिक गेम फिर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय फ्रांस के भाषाविद एवं समाजशास्त्री, मतलब कि लैंग्विस्टिक एंड सोशियोलॉजिस्ट बैरन पियरे डी कुवर्टिन को जाता है। ओलंपिक के जो जन्मदाता हैं मॉडर्न ओलंपिक के, किसको जाता है, बैरे पियरे दी कुवर्टिन को जाता है। ठीक है, 23 जून 1894 में एक सम्मेलन सोरबोन पेरिस, सोरबोन क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए कि जो सैरबोन है वो क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के नाम से इसको हम जानते हैं। किसको, कभी कभी ये चीजें पूछ सकती है, चीजें पूछ सकती हैं। हम्म, तो 23 कौन खोज कराया, शुरू कराने का श्रेय किसको जाता है, वेरन पीरियड वर्टिन को जाता है, जिन्होंने 23 जून 1894 में एक सम्मेलन सोरबोन पेरिस, इस सम्मेलन में अमेरिका और रूस सहित भारत देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो सोरबोन क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, आयुषी याद रखना कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ, 1894 में हुआ था। और कुवर्टिन टीम को, कुवर्टिन को, ये टीम नहीं है, कुवर्टिन को उसका प्रथम मंत्री क्या किया गया,
बनाया गया। कुवर्टिन को उसका प्रथम मंत्री बनाया गया। ठीक है। उसके बाद अप्रैल 1896 में प्रथम ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसको आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, कब किया गया? 1896 में किया गया। कुवर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ, अगर मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो किसको जाता है श्रेय? कुवर्टिन को हम देते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम में और आगे हम बढ़ते हैं तो 1948 में 1948 में आईओसी तय किया गया कि 23 जून को, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने देखा है 23 जून को क्या हुआ था, एक सम्मेलन सर्वन हुआ था जिसमें हमने क्या किया था, उसी डेट में 1948 में आईओसी तय किया कि 23 जून को विश्व भर में ओलंपिक दिवस मनाया जाएगा। ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात क्या था? केवल विजय प्राप्त करना नहीं, उसमें भाग लेना भी था, क्योंकि संघर्ष करना जरूरी है और जीतना उतना ही कठिन। तो ओलंपिक क्या कहता है कि भाग लेना जरूरी है। विश्व के सभी देशों का ध्यान शारीरिक शिक्षा तथा खेल की तरफ लगाना, जिससे देशवासियों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हो सके। फिजिकल एजुकेशन में हम ये चीजें पढ़ते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होना। तो ये बातें बहुत पहले कही जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद खिलाड़ियों में देशभक्ति तथा भाईचारे का भाव पैदा करना, ताकि वह अच्छे नागरिक बन सके। आयुषी का जो मुख्यालय है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसको बताया गया है, जो कि इसका हेड ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हेड ऑफिस कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, समिति का प्रमुख अधिकारी इसका महासचिव होता है, जिसका चुनाव कार्यकारी मंडल करता है तथा यह अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार कार्य करता है। बिना अध्यक्ष के आदेश के अनुसार कोई भी काम ये नहीं कर सकता, जो महासचिव होता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अलावा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल संघ भी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य रहते हैं। ओलंपिक खेल का मेजबान बनने का गौरव किसी देश को नहीं था, बल्कि नगर को मिलता था, क्योंकि एक, जब हमने हिस्ट्री ऑफ ग्रीक की बात की थी, तो एक समय में स्पार्टा काल में क्या हुआ था, नगर और राज्य का उदय हुआ था। तो इसमें किसी भी देश को नहीं मिलता था, बल्कि किसी एक सिटी को मिलता था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों के लिए स्थान तथा स्थान और तिथि 6 वर्ष पूर्व निश्चित करती है। कहीं भी ओलंपिक होना है, ये कौन तय करेगा? आईओसी करेगा, कि 6 साल पहले तय करेगी कि कौन सा ओलंपिक कहाँ पर होना है। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, 8 हमको 2 ओलंपिक 3 ओलंपिक पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ चीजें की। ये तो पुरानी बातें हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको इस पे टिक करना है, अगर इस तरीके का ऑप्शन दिया गया है तो ये याद रखना कि जो प्लेस और डेट जो सुनिश्चित करते हैं, कौन करता है? आईओसी करता है, और 6 वर्ष पहले करता है। ठीक है, आईओसी के जो सदस्य होते हैं, 111 सदस्य होते हैं, 32 सम्मानित सदस्य होते हैं, तथा एक सम्मानित ऑनररी सदस्य तथा एक सम्मानित अध्यक्ष। आईओसी का जो अध्यक्ष होता है उसको बनाया जाता है। ठीक है, ओलंपिक में 2 तरह के गेम होते थे। पहला एक था कंपलसरी, दूसरा ऑप्शनल, मतलब कि अनिवार्य और ऐच्छिक। ठीक है, तो अनिवार्य में क्या था, एथलेटिक और स्विमिंग को रखा जाता था। ऐच्छिक वाले में बहुत सारे हैं, जैसे बैडमिंटन है और सारी गेम है, तो उसको आप उसमें रख सकते हो। ठीक है, तो अनिवार्य वाले में क्या था, एथलेटिक और स्विमिंग। 1896 में हम बात करेंगे कि कौन कौन से गेम आए थे, तो उसको आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रतियोगिता में उन खेलों को शामिल किया जाता है जो कम से कम विश्व के 50 देशों में खेले जाते हों। ठीक है, तभी ओलंपिक में वो गेम क्या होगा, शामिल होगा, अदरवाइज उसको नहीं हो, मतलब कि खेले जाते हों या तो लोग प्रिय हों। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में हुए खेल शामिल जो थे, उसमें 25 देशों में। ठीक है, विंटर और समर का दोनों का अलग रहता है। समर में क्या रहता है, 50 देशों में खेला जाना चाहिए, और विंटर में 25 देशों में लोकप्रिय होना चाहिए। ठीक है, 1896 के प्रथम ओलंपिक खेलों में केवल 9 खेलों को ही शामिल किया गया था। हमने बात किया था पिछले साइड में कि जो 1896 था, पहला ओलंपिक था, इसमें केवल
9 खेलों को शामिल किया गया था। उसमें भी दो खेल थे, कौन कौन से? ऐच्छिक और अनिवार्य खेल। ठीक है। शुरुआत के 9 खेल 1896 एथेंस में, पहले बताया गया है कि 1896 में कहाँ हुआ था? एथेंस ओलंपिक में। इसके बारे में हम आगे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहले हम आज देख लेते हैं कि जो मॉडर्न ओलंपिक का स्टार्टिंग फेज है वो क्या क्या चीजें उसमें हुई थी। एक एक चीज को, मतलब कि ओलंपिक में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको पढ़ना है और बहुत ही डीप में पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है वो बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट ओलंपिक में कितने गेमों को किया गया था। ठीक है। तो शुरुआत में 9 खेलों को ऐड किया गया था, जो कि 1896 में एथेंस में हुआ था। तो कौन कौन सा था? एथलेटिक्स, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फेंसिंग, तलवारबाजी को फेंसिंग बोलते हैं, देन जिम्नास्टिक, शूटिंग, स्विमिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती और रेसलिंग। ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा गेम है किस ओलंपिक में ऐड किया गया है। ठीक है। तो ये 9 को आप याद रखना कि ये 9 गेम है जो कि फर्स्ट ओलंपिक से ही क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन अभी के समय में देखो यहाँ लिखा गया है, समय के साथ खेलों की संख्या लगातार वृद्धि हुई। मतलब कि हर एक ओलंपिक में गेम क्या हुए, बढ़ते चले गए। आज के ग्रीष्मकाल ओलंपिक में, समर ओलंपिक में लगभग 28 खेल है, लेकिन 4 इसमें अभी और ऐड हुआ है। ये पुराना डाटा है, लेकिन अभी ये 4 देखो दिया गया है कि हाल ही के वर्ष में नए खेल जैसे स्केटबोर्डिंग, कराटे, सफरिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी जोड़े गए। मतलब कि अभी क्या है, 32 हम बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि ओलंपिक खेलों में खेलों की संख्या, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं डिटेल्स में चर्चा नहीं करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ओलंपिक में कितने गेम हैं। डिटेल्स में निकालोगे कि पेरिस में 19 खेल हुए थे, कौन कौन से हुए, क्योंकि आगे हमको इसको कंटिन्यू पढ़ना है कि कौन सा खेल किस ईयर इंक्लूड हुए हैं ओलंपिक में। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक ये डाटा रख लेना आप कि कौन से ओलंपिक। हो सकता है पूछ दे कि 1948 लंदन ओलंपिक में कितने गेम थे। ठीक है। कहीं देखो, कहीं गेम को बढ़ाया भी गया है, कहीं घटाया भी। देखो यहाँ 9 है, यहाँ 19 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 22 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 22 हो गया। तो ऐसे करके आज के समय में पेरिस में 32 खेलों को क्या किया गया है, रखा गया है। केवल 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ, इसमें 33 खेलों को क्या किया गया था, रखा गया था। ठीक है। तो ये डाटा जो है आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रखना है और इसको नोट्स बना के, बल्कि इसको देखिए डेली, कौन से ईयर में कौन से ओलंपिक में गेम ऐड हुआ था, कौन से ओलंपिक में कितने गेम हुए थे। ठीक है। ईयर वाइज मैंने इसको टेबल के फॉर्मेट में बना दिया है, आप इसको देखिएगा। ठीक है। इसमें ये भी पता चल जाएगा, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। कि कौन कौन से ओलंपिक मतलब कि नहीं हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। कौन से ओलंपिक, कहाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ईयर दे देगा और ये प्लेस का, सिटी का नाम दे देगा कि कहाँ कहाँ पर जो है ओलंपिक हुए हैं। तो आपको क्या करना है, मैच करना है उसमें। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ओलंपिक कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है। तो आपको ये पता करना जरूरी है। ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, और कौन से ओलंपिक में कितने खेल शामिल थे। इसके साथ साथ एथेंस कहाँ पर है पता होना चाहिए, पेरिस कहाँ पर पता होना चाहिए, सेंट लुइस कहाँ पर पता होना चाहिए, लंदन कहाँ पर पता होना चाहिए। तो कभी कभी सिटी का नाम न देके कंट्री का नाम देता है, तो उसको भी आपको क्या करना है, पता करना है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऐसा होता है, मैं बताया हूं कि जिससे 5 क्वेश्चन दिया है, आपको 2 आ रहा है, तो 3 नहीं आ रहा या 4 आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो भी दिक्कत हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए। ये इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि ओलंपिक मेडल। ठीक है। ओलंपिक मेडल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ओलंपिक मेडल के बारे में भी हमको पढ़ना है कि ओलंपिक मेडल क्या है। तो फर्स्ट ओलंपिक जो था, फर्स्ट विनर ट्रिपल जंप जेम्स बी कनोली थे, यूएसए के। ठीक है। ये पूछ सकता है कि जो प्रथम पदक विजेता ओलंपिक में थे, उनका नाम क्या था, या उनका इवेंट कौन सा था, या वो किस देश के थे। क्वेश्चन ऐसे ही बनते। तो पहला ओलंपिक, फर्स्ट विनर ट्रिपल जंप जेम्स बी कनोली, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है। उसके बाद
रजत पदक दिया गया था इनको तथा जैतून की टहनियों का मुकुट। ये मत कहिएगा कि इनको गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिला था। ठीक है, तो रजत पदक तथा जैतून की टहनियों का मुकुट इनको दिया गया था क्योंकि उस समय यही चीजें दी जाती थी। 1896 में ईस्वी में क्या था, रजत पदक को फर्स्ट बोलते थे, कांस्य पदक को सेकंड और पदक या उपहार को थर्ड प्लेस को, जो कि 1896 में एथेंस में दिया गया था। ठीक है, फिर कप की हम बात करेंगे, सॉरी, इन 1900, तो पेरिस में हुआ था। पेरिस में जो हुआ था तो उसमें क्या दिया गया था, कप दिया गया था, ट्रॉफी दिया गया था और उपहार, ठीक है, गिफ्ट दिया गया था। फिर उसके बाद तीसरा जो ओलंपिक हुआ था 1904 में हुआ था, लुइस में हुआ था, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्ज, जिस जो अभी चलन चल रहा है, वो कब स्टार्ट हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि एशियन ओलंपिक में हमारी क्या चीजें थी, कहीं जैतून की पत्ती दे रहे थे, कहीं और कुछ दे रहे थे, तो ऐसे टाइप से चल रहे थे। तो लेकिन 1904 मॉडर्न ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का प्रथा चला, जो कि आज तक क्या है, वो चीजें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसको याद रखिएगा कि 1896 में एथेंस में क्या क्या दिया गया था, 1900 पेरिस में क्या क्या दिया गया था और 1904 में लुइस में क्या क्या चीजें दी गई थी। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक मेडल की हम बात करें तो 1912 में क्या हुआ था, स्वीडन में दिया हुआ था जो ओलंपिक, उसमें प्योर गोल्ड दिया गया था जो कि 24 ग्राम का था। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वो ऐसा हुआ था, फर्स्ट और लास्ट। इसके बाद प्योर गोल्ड किसी भी ओलंपिक में नहीं दिया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि प्योर गोल्ड किस ओलंपिक में दिया गया था। ठीक है, तो 1912 में स्वीडन में प्योर गोल्ड 24 ग्राम का था, जो कि फर्स्ट और लास्ट था। एक ही बार दिया गया था, किस ओलंपिक में, 1912 स्वीडन में। ठीक है, इन 1924 की हम बात करेंगे तो 1924 में बाई आयुषी थिकनेस, जो मेडल बनाया गया था, थिकनेस जो उसकी मोटाई थी वो 3 mm थी, और डायमीटर जिसको हिंदी में हम व्यास बोलते हैं वो 60 मीटर का था। ठीक है, 60 mm का, मीटर नहीं 60 mm, मिलीमीटर जिसको बोलते हैं, और 3 mm थिकनेस, डायमीटर 60 mm का था। ठीक है, गोल्ड की हम बात करें तो जो गोल्ड था इसमें, गोल्ड मेडल था, उसमें क्या क्या चीजें थी, 1.34%, जिसको 6 ग्राम गोल्ड बोल सकते हो, 92.5% सिल्वर, उसके बाद जो बचा हुआ था वो कॉपर। ठीक है, सिल्वर में क्या था, 92.5% सिल्वर एंड कॉपर, जो बचा हुआ भाग था, मतलब कि 7.5 की हम परसेंट की बात करें तो कॉपर उसमें रहता था। फिर उसके बाद ब्राउन्ज मेडल की हम जब बात करेंगे तो इसमें 97% क्या रहता है, कॉपर रहता है, 2.5% जिंक एंड 0.5% टीन रहता था। ठीक है, ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्राउन मेडल का, जो उसमें मटेरियल रहता है उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, उसके बाद 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो था, पदकों पर चित्रण भगवान नाइक की मूर्ति। ठीक है, जो पदक रहता था उस पे क्या मिलता था, नाइक एक मूर्ति, मतलब कि नायक जो एक देवता थे, उनकी मूर्ति, बाएं हाथ में क्या था, उसमें खजूर की टहनियां थी, और दाएं हाथ में विजय मुकुट, और पदक के पीछे की तरफ ओलंपिक विजेता के दर्शकों की भीड़ ने हाथों में उठा रखा है, उस तरीके का उस पे चित्रण रहता था। पृष्ठ भाग में रोम का कोलोसियम दिखा रहता था। ठीक है, कोलोसियम कुछ चीजें होती होंगी, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, चीजें रहती थी। फिर 1928 से 1952 तक, हालांकि फिनलैंड तक किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया, किसमें, पदकों में। जो पदक 1928 में बनाया गया था वो पदक 1952 तक हेलेंसिक हेलसिंकी और फिनलैंड, ये है देश है और ये सिटी है, यहाँ तक किसी भी प्रकार का पदक में चेंजेस नहीं हुआ। उसके बाद 1956 में क्या हुआ, मेडल का, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में दो अलग अलग प्रकार के पदक दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ओलंपिक में पदक जो थे अलग अलग प्रकार के दिए गए थे, तो आप इसको
याद रखिएगा कि 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें दो अलग अलग प्रकार के पदक दिए गए थे। ठीक है। उसके बाद 1960 में रोम इटली, रोम में जो हुआ था इटली में, पदक मानक के आधार पर पीछे का चित्रण आगे और आगे का चित्रण पीछे, मतलब कि किस किस ओलंपिक में पदक में आगे के चित्रण को पीछे और पीछे के चित्रण को आगे किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि 1960 में रोम के ओलंपिक में जो इटली में हुआ था, इटली देश में हुआ था, उसमें चेंज किया गया था। फिर 1964 में टोक्यो और 1968 में मैक्सिको पदकों का चित्रण मानक के अनुसार रखा गया था। ठीक है। उसके बाद 1972 में, जस्ट 1964 और 68 के बाद 72 में म्यूनिक पश्चिम जर्मनी में आईओसी ने ओलंपिक की आयोजन समिति को छूट दी कि मेडल में पीछे का चित्रण मेजबान देश के अनुसार होगा। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि पदक में जो है मेजबान देश का जो चित्रण है, उस किस ओलंपिक में बताया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1972 में होना चाहिए। ठीक है, हुआ था। देश के अनुसार पदक होगा। पदक के पिछले भाग में जीएस के दो जुड़वा पुत्र कैस्टर और पोलुक्स को दिखाया गया था। ये याद रखना कि मेजबान देश का पीछे का चित्र मेजबान देश का, और पिछले भाग में जीएस के दो जुड़वा जो पुत्र थे कैस्टर और पोलुक्स पोलुक्स को दिखाया गया था। ठीक है। उसके बाद 2004 में एथेंस जो ग्रीक ओलंपिक में 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से चला आ रहा मानक सामने के चित्रण को आईओसी ने बदला, जिसमें सामने के चित्रण को बदलकर मानक चित्रण तय किया गया। ठीक है। उसके बाद यह कब तक चला? 2012 लंदन ओलंपिक। आप याद करते जाइएगा कि 2004 जो एथेंस में हुआ था, 1972 म्यूनिख में हुआ था, 1964 टोक्यो में, 1968 मैक्सिको में, 1960 रोम में, 1956 मेलबर्न में, उसके बाद वो 2012 लंदन ओलंपिक तक चला। इससे क्या है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आसानी होगी कि कौन सा ओलंपिक किसमें हुआ था। अपने से कोई एक ट्रिक बना दीजिएगा, या तो मैं टेबल के फॉर्मेट में उसको बना के दूंगा कि कौन सा ओलंपिक कहाँ कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। केवल आप सीजी व्यापम के लिए तैयारी मत करिए, अभी बहुत सारे पोस्ट केबी नवोदय के लिए भी आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भी तैयारी करिए। सेट का एग्जाम आएगा, उसके लिए भी, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन को पूरा पढ़ना है, न कि हम केवल सीजी व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत सारी चीजें इसमें नहीं दी गई हैं, तो भी फिर आपको भी उसको पढ़ाई करते रहना है। ये जो मैं केवल सिलेबस को ही कवर कराऊंगा, लेकिन आपको डीप में जो पढ़ना है और जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है सीजी व्यापन को, उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक तक चला। सामने के चित्रण में नाइक विजेता की देवी को स्टेडियम के ट्रैक के बीचों बीच खड़ा दिखाया गया। ठीक है, एक हाथ में कानों की बाली तथा दूसरे हाथ में पुष्पहार है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो नाइक विजेता की देवी थी, उसके जो पदक जो दिया जाता था, उसके एक हाथ में क्या था और दूसरे हाथ में क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि एक हाथ में कानों की बाली तथा दूसरे हाथ में पुष्पहार दिखाया गया था। ठीक है। उसके बाद ये आज की क्लास हम यही देख ऑफ करते हैं। ठीक है। इसके बाद मेडल के बाद हम बात करेंगे कि जो फ्लैग वगैरह था, फ्लैग को कब लाया गया, फ्लैग में क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में हम कल डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज तक में अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम कल का क्लास 6:30 बजे स्टार्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को।